शख्सियत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसी शख्सियत को जो बहुत ही खूबसूरत हैं और साथ ही विदुषी भी। हम उनसे बातचीत करेंगे उनके स्वयं के बारे में और उनके बेमिसाल कार्यों के बारे में। जी हाँ, ये है त्रिवेणी का संगम और बहुत ही डैशिंग और डायनेमिक पर्सनैलिटी डॉक्टर मेघना शर्मा। उनसे बातचीत मैं करूंगी, बहुत सारे सवालात उनसे होंगे, लेकिन चंद पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज का हर लम्हा प्यार से खाली न हो, बात हो दिलों की मगर दिल तोड़ने वाली न हो। बांट ले नगमे सभी और दर्द बांट ले हम, आओ कि हम लब की हंसी आंखों का पानी बांट लें। तो डॉक्टर मेघना, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मंदाकिनी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके यहाँ आकर। जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला है, खास इस शख्सियत कार्यक्रम के लिए। जी डॉक्टर मेघना, मेरा आपसे पहला सवाल बहुत ही हल्का फुल्का रहेगा कि आप अपने बारे में हमें बताइए, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने बेमिसाल कार्यों के बारे में। मंदाकिनी जी, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। मैं इस सवाल का जवाब शुरुआत करना चाहूँगी उत्तर प्रदेश से। शायद आप नहीं जानती होंगी कि मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, हमारा परिवार उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। लेकिन उसके साथ एक बात ये भी जुड़ी हुई है कि जो मूल गांव जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, मैंने उस गांव को आज तक देखा नहीं। फतेहपुर सीकरी के आसपास का इलाका, हमारे पूर्वज बताते हैं कि वहाँ हमारा बर्थ वहाँ हुआ था, हमारे परिवार का मूल स्थान वो रहा है। लेकिन मेरा जन्म मध्य प्रदेश में रहा। मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, रेलवेज में वो काम करते थे, मेल एक्सप्रेस गार्ड रहे थे पापा। अब वो रिटायर हो चुके हैं। और जब उनकी जॉब नीमच में थी तो नीमच में मेरा जन्म हुआ। लेकिन उसके 8 या 9 महीने बाद ही हम लोग शिफ्ट हो गए राजस्थान में। राजस्थान में एक बहुत अच्छी जगह है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में पापा का ट्रांसफ़र हुआ और फिर मेरी पढ़ाई वहाँ से शुरू हुई। तो चूंकि आपने बात पढ़ाई की है, तो मेरी प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन सारी चित्तौड़गढ़ में हुई। और चित्तौड़गढ़ के बाद फिर अजमेर शिफ्ट किया मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन आगे बढ़ाने के लिए। तो ये मेरा बचपन था। और अजमेर सोफिया से उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई करी और पीएचडी तक मैंने अजमेर यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा दीक्षा को कंप्लीट किया। अब अगर मैं कहूँ कि मैं बीकानेर कैसे पहुंची, तो बीकानेर कभी मैंने देखा नहीं था, जाना नहीं था। लेकिन जब यहाँ महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में पोस्ट निकली तो मैंने यहाँ अप्लाई किया। और मैं यहाँ आने से डर रही थी क्योंकि बीकानेर का क्लाइमेट जो मैं जानती थी बहुत गर्म होता है। और मुझे अक्सर मैं इस बात से बहुत परेशान होती थी कि बहुत गर्म प्रदेश में शायद ही मुश्किल से मैं सर्वाइव कर पाऊंगी। लेकिन फिर भी मैंने अप्लाई किया और सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन होने के बाद बीकानेर यूनिवर्सिटी में मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री पोस्टेड हुई। अब मुझे यहाँ 8 साल हो गए हैं रहते रहते। तो फिलहाल जो मेरी पोस्ट है वो सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ लास्ट ईयर खोला है विश्वविद्यालय ने, उसकी डायरेक्टर के रूप में मैं कार्यभार संभाल चुकी हूँ। उसके अलावा राजस्थानी विभाग खोला गया है विश्वविद्यालय में, उसके प्रभारी का चार्ज भी मेरे पास है। और अपना पेरेंट डिपार्टमेंट कैसे भूल सकती हूँ, इतिहास विभाग, जिसकी मैं संकाय सदस्य हूँ। उसके अलावा बचे हुए समय में थोड़ा सा समाज के लिए काम करना मुझे शुरू से पसंद रहा है, क्योंकि कॉलेज टाइम से ही मैं एनजीओ से जुड़ गई थी। और एनजीओ के साथ जुड़ने के साथ ही स्त्री सशक्तिकरण का जो एक मुद्दा था वो मुझे हमेशा लुभाता रहा। और मुझे अपने आप में एक लौ जलती हुई दिखाई देती थी कि स्त्रियों के लिए कुछ करूं। मैं कभी कुछ समर्थ हो गई तो कुछ उन स्त्रियों को आगे लाने के लिए करूंगी जो समर्थ नहीं बन पा रही हैं या उसकी ललक में हैं। तो वो रास्ता मैंने चुना और आज उस रास्ते पे चल रही हूँ और आपके सामने हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर डॉक्टर मेघना। श्रोताओं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर मेघना बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी हैं, बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी हैं, बहुत विदुषी हैं, खूबसूरत हैं, साहित्यकार हैं, कवित्री हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि नारी प्रगति की प्रतीक भी हैं, समाज सेविका हैं और भी बहुत कुछ है जो इनको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। डॉक्टर मेघना, आपकी नज़र में डॉक्टर मेघना की कौन सी खासियत उन्हें डॉक्टर मेघना खास बनाती हैं? सबसे अलग जो खासियत मुझे लगता है कि लोगों से मुझे अलग बनाती है वो मेरा आत्मबल। विषमतम परिस्थितियां बचपन से मेरे साथ साथ चली। मानसिक स्तर पे अगर देखा जाए तो मैंने बहुत क्रूरताओं का भी सामना किया है और संवेदनशील बचपन से ही बहुत अधिक रही। तो बहुत जीवन में झटके भी आए, जिन्हें मैं कहूँगी बहुत अवरोध मेरे जीवन में आए, लेकिन बावजूद उसके कोई दैवीय शक्ति मुझे अपने आप के आसपास मंडराती हुई हमेशा महसूस हुई और आत्मबल को हमेशा मजबूत करती रही। जितना बड़ा विरोध हुआ,
उतनी ही ज़्यादा मैं मजबूत होकर के उभरी। और वो किसी भी चीज़ से नहीं आ सकता, वो सिर्फ अपने अंदर से एक आवाज़ आती है, जिसे मैंने हमेशा सुना, जैसे कहते हैं कि अंदर ईश्वर बैठा होता है, जिसे ज़मीर की आवाज़ कहते हैं, और उस आवाज़ के साथ साथ मैं चलती चली गई। तो यही वो चीज़ है जो डॉक्टर मेघना को डॉक्टर मेघना बनाती है, और वो अपने आप में अलग है। जी, बहुत अच्छा लगा आपने अपने बारे में बताई। मैं आपसे आपकी कविता के बारे में तो बात करूंगी, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि साहित्य की विधा को आपने अपनाया है, और आप एक अच्छी कवित्री तो हैं ही, बहुत सशक्त भाषा है आपकी, हमने आपको सुना है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निखलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पंत साहब की ये पंक्तियां तो हम सभी ने पढ़ी है, कि जो प्रकट करती हैं कि कवि, एक गीतकार अपने भीतर भाषा को लेकर कितना गंभीर होता है। आपके पास वो आंख, वो हृदय, वो करुणा का स्रोत होता है, जहां से कविता का निर्झर फूट पड़ता है। तो आप किस तरह से लिखती हैं, और खास तौर से मैं ये जानना चाहूंगी, स्त्री विमर्श को लेकर आप किस तरह की कविताएं लिखना पसंद करती हैं? मंदाकिनी जी, स्त्री विमर्श को लेकर कविताएं लिखने की शुरुआत वहीं से हुई, क्योंकि मैं स्त्री थी, एक अति संवेदनशील स्त्री थी जी, बहुत योग्यताधारी स्त्री थी जी। तो मेरा विरोध होना लाजमी था। था नहीं, इसे मैं कहूँगी लाजमी है भी। आज भी विरोध होता है, लोग नहीं पसंद कर पाते कि एक अकेली स्त्री जो घर के किसी पुरुष का भी सहारा नहीं ले रही, बाहर के किसी पुरुष का भी सहारा नहीं ले रही, और अकेले अपने बूते, अपनी नियति तय कर रही है, तो इसे पचा पाना भारतीय मानसिकता में आज ये एक आसान काम नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि आगे भी बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है। ये स्थितियां ऐसी ही हैं, आज वो स्थितियां बदल गई हैं कि शराब पी के व्यक्ति आ रहा है और मारपीट कर रहा है, लेकिन एक मानसिक स्तर पर एक सबॉर्डिनेशन की एक वो जो स्थान है महिला का, वो आज भी वही है। पुरुष आज भी ये चाहता है कि महिला उसके पीछे ही रहे, और यदि वो बिना सपोर्ट आगे निकलती चली जा रही है, अपना स्थान बनाती जा रही है, तो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो जाती है ये स्थिति। ना समाज को बर्दाश्त होता है, मैं आपको कहूंगी कि इवन परिवार में भी आपको कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है इस चीज का, कि यदि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, आप अपने जीवन को खुद तय कर रहे हैं कि मुझे किस दिशा जाना है, किस सोपान पर कदम रखना है, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। अंदर और बाहर दोनों तरफ उसके लिए एक संघर्षमयी स्थिति पैदा हो जाती है। तो स्त्री विमर्श वहीं से जन्मता है कि जब सबसे मुश्किल कहते हैं ना, वो लड़ाई होती है जो आपको अपने अपनों से लड़नी होती है। तो जब अपने वो आपके लिए कांटे बोते हैं, और वहां से उन कांटों को पार करके जब आप बाहर निकलते हैं, तो विचित्र स्थिति तब होती है कि बाहर आपको बहुत सारे हाथ सहारा देने के लिए मिलते हैं, और वो निश्चित रूप से आपको सहारा देकर के उस चीज से बाहर भी निकाल लेते हैं। सभी नहीं होते, सभी आपके शुभचिंतक नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे शुभचिंतक आपको निश्चित रूप से मिल जाते हैं। यदि आप कदम बाहर निकालते हैं और आप हिम्मत कर लेते हैं, तो कोई ऐसा हाथ जरूर आपको मिलता है जो आपको पकड़ करके उबार लेता है। और मैं उस हाथ को कहूंगी कि वो दैवीय शक्ति का हाथ, यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, निश्चित है ये बात कि आप सफलता के सोपान चढ़ते ही चले जाते हैं। और ईश्वर में भरोसा और अपने आप में भरोसा, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन अगर एक स्त्री अपने अंदर पैदा कर लेती है, तो किसी भी रूप में उसे पछाड़ पाना फिर मुश्किल हो जाता है। और वो एक इतनी बड़ी ताकत बन के उभर आती है कि लोग आलोचना नहीं, साजिशें रचने लग जाते हैं उसको खत्म करने के लिए। और वो साजिशें जब नाकाम होती है तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है, और उस स्थिति से दो चार मैं हुई हूँ, अक्सर हुई हूँ, आज भी होती हूँ, और शायद आगे भी होंगी, क्योंकि मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब उसके लिए ऑप्शन ये आता है कि या तो आप काम करना बंद कर दीजिए, या आप उन आलोचनाओं सुनकर उनकी तरह से चलना आरंभ कर दीजिए। अब जब आपकी जब बहुत ज्यादा ब्रांचिंग हो जाती है, इतनी शाखाएं आपकी बड़ी हो जाती हैं, जब आपका एक विराट, एक विशालता, एक व्यक्तित्व बन जाता है, उसके बाद उसे कट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी अवस्थाओं में आपको थम कर अपनी जगह अडिग रहकर काम करना होता है, और उसमें जो अनुभव आपको प्राप्त होते हैं, पल पल अलग अलग अनुभव, अलग अलग शेड्स लाइफ के देखने को मिलते हैं। किसने साथ दिया, किसने आलोचना की, किसने प्रेम दिखा के धोखा दिया, और किसने कड़क बोलकर भी आपका साथ ताउम्र निभा दिया। ये अलग अलग शेड्स मैंने अपने आप में लेखन में उतारने की कोशिश करी, और वही मेरा स्त्री विमर्श है। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे लगता है कि जो स्त्रियां इस समय आपको सुन रही हैं, उन्हें निश्चित रूप से एक शक्ति मिलेगी कि किस तरह से एक स्त्री को अपनी जिंदगी के हर पल को जीना पड़ता है जद्दोजहद के साथ, फिर भी वो जीती है डॉक्टर मेघना की तरह। तो आपकी कविता का स्वागत है। मेरी कविता मंदाकिनी जी, स्त्री सबसे मजबूत होती है जब वो माँ बनती है। जी। मैं जब माँ बनी, उससे पहले अपने आप को मजबूत समझती थी,
लेकिन जब माँ बनी उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि माँ बनने के बाद एक संपूर्णता स्त्री में आ जाती है, और वो वहाँ सबसे कोमल भी होती है और वो वहाँ सबसे मजबूत भी होती है। तो जब मैं माँ बनी, माँ होती हूँ जब, ये मेरे पहले कविता संग्रह का नाम रहा, और इसकी टाइटल कविता माँ होती हूँ जब ही मैं यहाँ स्त्री विमर्श का, क्योंकि ये भी एक बहुत अमूल्य हिस्सा है कि जब माँ बनकर स्त्री संपूर्ण होती है और वो कैसा महसूस करती है, वो क्या अंदर से निकलता है जब वो माँ होती हूँ जब, तो वो मैंने लिखा है, वही मैं यहाँ आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। स्वागत है। उसकी लरजती आवाज उतरती है जब भी भीतर, पुलक उठता है रोम रोम, आंखों से झर उठते हैं पराग, बहुत सुंदर। लहर सी उठती है अचानक, महसूस होता है तब तब अपने ही अस्तित्व की उपस्थिति, तब होती हूँ धूप में, धूल भी होती हूँ, बारिश भी, छाया भी, जतन भी, असीस भी, माँ होती हूँ जब। बहुत सुंदर। अपना दुख, अपना शोक, अपनी यातनाएं सब नहीं आते पास, जब पुकारता है अपना ही अस्तित्व माँ। इस पुकार में उतर आते हैं ग्रह नक्षत्र सब, पुकारता हो जैसे ईश्वर अनंत से, और मैं लिपट जाती हूँ, बिसार देती हूँ, नहीं रहती कुछ और, माँ होती हूँ जब। बहुत सुंदर डॉक्टर मेघना, माँ होती हूँ जब। बहुत बहुत खूबसूरत आपने बात कही, और इससे बड़ा नारी विमर्श का कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, आपने कहा कितनी बड़ी बात कि जो कला, जो शक्ति एक स्त्री के अंदर है, उनके माता पिता भी नहीं पहचान पाते, या एक जैसा कि आपने कहा कि परंपरागत जिंदगी जीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल परंपरागत होकर रह जाना, अगर आपके अंदर कोई खूबी है, अगर आप उसे उभार कर आगे आना चाहती हैं, तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता। जैसा कि अभी आपने मुझे बताया, यही बात बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, और इसी से जो जूझ रही हैं महिलाएं, वही नारी सशक्तिकरण का एक अनूठा उदाहरण मैं समझ सकती हूँ। आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाती हैं, कितने बच्चों को आपने पढ़ाया है, और बहुत आगे भी पढ़े होंगे बच्चे निस्संदेह। शिक्षा का अर्थ है शिक्षित करना, आगे बढ़ना, और खास तौर से जीवन मूल्यों का विकास करना और चारित्रिक का गठन करना, चरित्र को बढ़ावा देना। आप क्या समझती हैं कि ये जो आधुनिक शिक्षा है, ये आज छात्रों को कहाँ ले जा रही है? मैं आपको बताऊं मंदाकिनी जी, जो पुराने समय में गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी, जिसमें एक कम्युनिकेशन होता था, एक कनेक्टिविटी होती थी, वो आज के दौर में बेहिचक मैं इस बात को कहने के लिए आमादा हूं कि वो खत्म होता जा रहा है। आज गुरु और शिष्य की कनेक्टिविटी बहुत कम रहती जा रही है, और उसका डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो प्रचार प्रसार हुआ, ये कुछ मायनों में तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसने व्यक्ति का व्यक्ति से संवाद खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और उसका नुकसान गुरु शिष्य परंपरा को भी हुआ है। तो आज जो चीज बच्चों को क्लास में आकर के सीखनी चाहिए, बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है कि नेट पे ढूंढ लेंगे। तो आज हर चीज चूंकि नेट पर अवेलेबल है, तो बच्चा किसी से सीखने की कोशिश नहीं करना चाहता। वो एक जो बात बच्चे के अंदर हुआ करती थी कि हमें किसी से जाकर के ज्ञान प्राप्त करना है, वो भावना उनमें नहीं रही। कुछ दोषी मैं शिक्षकों को भी मानूंगी कि उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह इस तरह से नहीं किया, और क्योंकि नहीं किया तो बच्चों को खींचने में, अपनी तरफ आकर्षित करने में, कक्षाओं में बिठा पाने में वो भी अक्षम साबित हो रहे हैं। पहले जो गुरु शिष्य परंपरा जिसके लिए भारत जाना जाता था, ओरल हिस्ट्री थी, कोई कॉपी नहीं होती थी, कोई किताब नहीं होती थी, गुरु बोलता था, शिष्य उसे कंठस्थ करता था, और वो कंठस्थ किए हुए श्लोक आगे जाते थे, बाद में उन्हें पेपर पर लिखा गया। लेकिन आज सब कुछ तैयार करके दे देने के बावजूद भी विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति वो भाव नहीं रहा। तो ये जो कमी है, इसे मैं महसूस कर रही हूँ, और विद्यार्थी को मैं कहाँ खड़ा पाती हूँ, तो विद्यार्थी आज कहीं आगे है। उनकी उम्र में हम जो कुछ महसूस करते थे, जो जानते थे, उनसे कहीं अधिक जानकारी तो बच्चों के पास है। शायद परसेंटेज वाइज भी वो हमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन गूढ़ ज्ञान पुरानी जो पीढ़ी में था, वो गूढ़ ज्ञान आगे आने वाली पीढ़ी में मुझे बहुत कम दिखाई देता है, और वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए शिक्षा को एक सीढ़ी समझते हैं। ज्ञान के लिए शिक्षा अलग बात होती है, और जीविका के लिए शिक्षा एक अलग बात होती है। शिक्षा लेने के बाद आप जीविका के लिए कोशिश करें, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा लेने आना ये कम होता जा रहा है, जो चिंतनीय है विषय। और इसके लिए टीचर्स ही जिम्मेदार अधिक हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को अपनी तरफ आकर्षित करना और अपनी वाणी में ऐसा ओज पैदा करना कि कोई आपको सुनने के लिए बैठे, तड़पे, तरसे, आपको खोजे,
ये अगर शिक्षक अपने अंदर पैदा नहीं करेगा तो ये स्थितियां ऐसे ही रहेंगी, और इस कंडीशन में हम विद्यार्थियों को दोष नहीं दे सकते। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा के लिए एक शिक्षक को भी बहुत आगे आना होगा और एक शिक्षार्थी के लिए सोचना होगा कि किस तरह से उसे हम अपनी तरफ ला सकते हैं, ला सके। ये प्रयास दोनों तरफ होने जरूरी हो गए हैं, जबकि ये प्रयास अब खत्म से हो गए हैं। डॉक्टर मेघना, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई। हम चलते चलाते आपकी पसंद का कोई गीत आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कौन सा गीत पसंद है। मंदाकिनी जी, इस सवाल का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक गीत है फिल्म मासूम का, 1982 में मासूम फिल्म का गीत, जिसका मेल वर्जन तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, अनूप घोषाल साहब का गाया हुआ है। और मैं इस गीत को दिन में 50 बार सुनने पर भी कभी आज तक बोर नहीं होती, क्योंकि ये गीत मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे जीवन पर बिल्कुल एक एक लफ्ज फिट बैठता है। एक जीवन दर्शन है उस गीत, जीवन दर्शन है उसमें, और मुझ पर भी फिट बैठता है। जब मैं स्टेज से कभी कभार गाती हूँ तो गुनगुनाती हूँ, तो ये गीत मेरी पहली पसंद होता है। तो मैं चाहूंगी कि इसी गीत के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्ति अंत करें। अगर आप ले जा रही हैं समाप्ति की ओर, मुझे नहीं मालूम आपके प्रश्न बाकी हैं पिटारे में या नहीं। तो मेरे बहुत सारे बाकी हैं, लेकिन जो घड़ी है वो हमें अब जी बिल्कुल घड़ी का ध्यान रखना जरूरी है। तो यही वो गीत है जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। तो सुनिए आप अपनी पसंद का ये